हेलो दोस्तों, देखिए ये घटना चक्र की वर्ष 2026 का नवीनतम संस्करण है और इसमें विभिन्न राज्यों के पीसीएस और आईएएस परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र आए हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में, उनका हल व्याख्या सहित दिया गया है और व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है इनमें से। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स और इसके पीवाईक्यू देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ठीक है, अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये समानता के अधिकार के हैं 14 से 18 तक। बाकी अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 19 अलग होना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से। इसका आंसर नहीं दिया गया है। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीन अनुच्छेद 14, 15, 16 समता या समानता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए अनुच्छेद 14 उपलब्ध है। ठीक है, समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सबको समान समझा जाएगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। क्वेश्चन है आपका 43, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, तो ये 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 14 से 18 तक समता का अधिकार या समानता का अधिकार, और 19 से 22 तक जो फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद हैं उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 का सहित कुल 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। कई डायमेंशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक डायमेंशन से क्वेश्चन को देख लीजिएगा व्याख्या में। देखिए ये कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बन रही है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है टोटल, मतलब। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो हमने पढ़ा था 19 से 22 तक में है, लेकिन ये 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 मूल अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? शांति पूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता हाँ है, संविधान में वर्णित है। बी, संपत्ति खरीदने बेचने की स्वतंत्रता ये नहीं है। ठीक है, तो ये क्रॉस हो गया आपका। सी में दिया है पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है ये भी। और डी में दिया है किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, ये भी दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, मतलब 19 से 22 के अंतर्गत। ठीक,
तो यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 के अंतर्गत पूछा गया है क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण के तहत निम्नलिखित 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी प्रदान की गई है। कौन कौन सी? वाक स्वतंत्रता या जिसे हम बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे आपकी प्रेस है तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है। और खा है इसमें शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की, तो शांतिपूर्ण और बगैर हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। गा में दिया गया है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। घ में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की, यानी कि भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है, कोई आपको मना नहीं कर सकता। डा में दिया है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की। और छः में दिया है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, आप कोई भी कार्य कर सकते हो, अपनी जीविका चलाने के लिए व्यापार कर सकते हो, उस सब की स्वतंत्रता इसमें ही दी गई है, ठीक है। अच्छा, ज्ञातव्य है कि संपत्ति रखने, खरीदने, अर्जित करने और बेचने की स्वतंत्रता मूल संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 4 का उपखंड F में शामिल थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इस उपखंड का लोप कर दिया गया या हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा से अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है। तो समान अवसरों का अधिकार ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है, 19 में तो नहीं है ये, तो ये क्रॉस हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा दिया है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, अभी हमने ऊपर पढ़ा था व्याख्या में, तो ये है स्वतंत्रता के अधिकार में। तीसरे किसी भी पेशे या व्यापार को अपनाने का अधिकार, ये भी है स्वतंत्रता में, ऊपर पढ़ा है। चौथा है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, ये भी है स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। तो केवल एक नहीं है, तो ए में दिया है केवल एक। उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आने वाले अधिकार कौन कौन से हैं? शांतिपूर्वक और निरायुध, निरायुध का मतलब होता है बगैर किसी शस्त्र या हथियार के सम्मेलन का आपको अधिकार है। और दूसरा है कोई वृत्ति यानी कार्य, उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। और वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसी में है अनुच्छेद 1 में, ठीक है। तो समान अवसरों का अधिकार की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, समान अवसरों की। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 समता के अधिकार का हिस्सा है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है, न कि 19 में। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई स्पेशल अनुच्छेद भारतीय संविधान में नहीं दिए गए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो वाक स्वतंत्रता है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद बना है अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज ए, ठीक है, तो ये बना है। तो यहाँ पे 19 दिया है मात्र, तो ए मानना पड़ेगा हमें, ए आंसर। अच्छा, इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 का
या ए, है ना, यहाँ दे दिया है के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कभी भविष्य में, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 की सब क्लोज ए या का, हिंदी में का और इंग्लिश में ए, तो इसमें है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 19 आ जाएगा इसमें आंसर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) सब क्लोज ए में। ठीक है, चलिए आगे। 50वां क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, वही प्रेस की आज़ादी पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 की सब क्लोज ए, ठीक है, में विशेष रूप से उपबंधित है संविधान के अनुच्छेद। और बी में क्या दिया है इसने, संविधान के अनुच्छेद 19 की सब क्लोज 1 की सब क्लोज ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। ये IAS प्री एग्ज़ाम 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो इसने आंसर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 की सब क्लोज ए में विशेष रूप से उपबंधित है। ठीक है, तो इसलिए माना है इसने कि मौलिक रूप से तो संविधान के किसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ये उपबंधित किया है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में कि अनुच्छेद 19 की सब क्लोज 1 की सब क्लोज ए में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, जबकि यहाँ पर शब्द दिए हैं प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। तो देखिए शब्दों का खेल है यहाँ पर। ठीक है, उपबंधित यहाँ उपबंधित दिया है, यहाँ व्यापक स्वतंत्र में निहित दे दिया गया है प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के। वैसे इतना निकट क्लोज बातों को देना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों अनुच्छेद एक जैसे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में जो है आपके प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, जिसे अनुच्छेद 19 की सब क्लोज 1 की सब क्लोज ए में उपबंधित माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, बहुत क्लोज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खालिस्तान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये भी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अनुच्छेद 19 की सब क्लोज 1 के सब क्लोज ए का में माना है। ठीक है, जो आप अपने घर पे झंडा लगाते हो तिरंगा, तो ये आपको संविधान के अनुच्छेद 19 की सब क्लोज 1 की सब क्लोज ए के अनुसार आज़ादी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसकी व्याख्या देखते हैं। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 की सब क्लोज 1 की सब क्लोज ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ठीक है, अच्छा,
इसमें शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, हाँ ये तो प्रावधान दिया गया है कि आप बगैर हथियार के शांतिपूर्वक जो है इकट्ठा हो सकते हो। सी में दिया है एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, ये भी वही बात है, तो ये भी दिया गया है। डी में दिया गया है इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी संविधान में वर्णित है। तो ये ए कुछ भिन्न लग रहा है कि घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज 6 में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 3 में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो इस पर युक्तियुक्त रोक भी लगाई जा सकती है, जैसे आपातकाल की घोषणा में स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं जितने भी ये स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ठीक है। और बाकी सरकार युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित करने वाली विधि बना सकती है, लेकिन सामान्य दशा में विधि भी नहीं बना सकती, क्योंकि अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद हैं वो संविधान के मूल ढांचे में समाहित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा जा सकता, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ए, भारत की संप्रभुता। बी, देखिए भारत की संप्रभुता के कारण भी लगाया जा सकता है रोक, लोक व्यवस्था के कारण भी रोक लगाई जा सकती है, न्यायपालिका का जो अवमानना है या अपमान है उसके कारण भी रोक लगाई जा सकती है। डी, अवांछनीय आलोचना। अवांछनीय आलोचना के कारण रोक जो है नहीं लगाई जा सकती। सॉरी, क्या पूछ रहा है ये, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो अवांछनीय आलोचना तो समाचार चैनलों पे आप रोज़ाना सुनते हो, ठीक है। तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका, कि यदि कोई आलोचना कर रहा है अवांछनीय तो उसकी वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। व्याख्या इसकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की सब क्लॉज 2 या 2 के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार आदि के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 19(2) के तहत रोक लगाई जा सकती है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ठीक है, जो इसमें तथ्य दिए हैं, यदि ये कोई भी प्रभावित हो रहा हो। तो आपके जो वाक स्वतंत्रता है वो अनन्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, अनुच्छेद 19 की सब क्लॉज 2 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है। अभी हमने जो है व्याख्या में जो तथ्य पढ़े थे तो वही यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, राज्य की सुरक्षा दिया था, मानहानि भी दिया था, कोर्ट की मानहानि या न्यायालय की अवमानना एक ही बात है, ठीक है। और राजद्रोह शब्द नहीं दिया गया था, राजद्रोह शब्द नहीं दिया गया था। और कोर्ट दिया है सार्वजनिक व्यवस्था, ये भी शब्द दिया गया था। देखिए, जो भारतीय संविधान में शब्द हैं, ठीक, या कानून में जो शब्द हैं, एक एक शब्द का अपना
मूल्य है, आप उसे उन शब्दों को घटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो राजद्रोह नहीं है उसमें, है ना। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, तो ये आपके सी में है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सी आंसर हो जाएगा। और ये झारखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि नंबर 1 सामान्य जन का हित संरक्षित हो, बिल्कुल सही है। दूसरे, विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हों, बिल्कुल सही है। अच्छा, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। चौथा है सामूहिक हित वृहत्तर नहीं है। तो इसमें एक और दो ठीक है, क्योंकि जो मूल अधिकारों के विषय में हमने पढ़ा है कि औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य ध्यान में रखनी चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो और विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। तो 1 और 2 तो ठीक है, बाकी 3, 4 इसमें गलत है। तो 1 और 2 ए में दिया है। बिहार पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ए आंसर हो गया। व्याख्या इसकी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताओं, भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सर्वत्र आबाद घूमने फिरना, ठीक है, पर राज्य द्वारा कानून के माध्यम से औचित्यपूर्ण रीजनेबल प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 या 19 की सब क्लोज 2 से 19 सब क्लोज 6 तक ये प्रावधान दिए गए हैं। जो रोक लगाने वाले प्रावधान है ना आपकी स्वतंत्रता पर, तो वो अनुच्छेद 19(2) से लेकर के और अनुच्छेद 19(6) तक हैं ये प्रावधान। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कि स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार में वर्णित हैं, इन पर जो युक्त प्रतिबंध लगाने से संबंधित अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 19 की सब क्लोज 2 से लगाकर अनुच्छेद 19 की सब क्लोज 6 तक ये प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, कि ऐसी सीमाएं केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों जैसे भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, साधारण जनता, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण और व्यावसायिक ओब्लिक तकनीकी योजनाओं आदि के हितों अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि और या अपराध उद्दीपन के संबंध में लगाए जाएं। अतः कथन 1-2 औचित्यपूर्ण प्रतिबंध की संवैधानिक और न्यायिक कसौटियों के अनुरूप है, जबकि 3-4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, बी आंसर हो गया इसका। अच्छा, इसकी व्याख्या है भारतीय गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा प्रक्रिया से के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए, किसी व्यक्ति के प्राण कानून यदि कोई आदेश दे, ठीक है, तो उसी के अनुसार लिए जा सकते हैं किसी के प्राण, बाकी और कोई तरीका नहीं है किसी के प्राण लेने का। ठीक है, मतलब संविधान के अनुसार। अच्छा, अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संबंधित है। ठीक है, 22 में जैसे कोई आपको गिरफ्तार करके ले गया और वो उचित नहीं है, नियम कानून सम्मत नहीं है, तो आप अनुच्छेद 22 का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मूल अधिकार का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो वही है, देखिए अनुच्छेद 21। भारतीय इसमें थोड़ा डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, बात वही है। भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 21 सी आंसर है इसका। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अच्छा, पदावली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक व्याख्याओं, विशेषकर मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं और ये मेंस में यदि आप क्वेश्चन में डालते हैं तो वहाँ आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहयोग करेंगे। तो प्लीज़ ये जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं इनको ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक व्याख्याओं, विशेषकर मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में न्याय संगत, उचित एवं तर्कसंगत प्रक्रिया के रूप में स्वीकृति दी गई है। ठीक है, जो कि अमेरिकी विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत के काफ़ी निकट है। कई निर्णयों यथा रंजन द्विवेदी बनाम भारत संघवाद में सम्यक प्रक्रिया का मूल तत्व अनुच्छेद 21 में सन्निहित माना गया है। किसके द्वारा माना गया है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, सम्यक प्रक्रिया का मूल तत्व अनुच्छेद 21 में ही समाहित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सॉरी, ये दब गया था, तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। देखिए, ये दिया गया है आपका कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक व्याख्याओं, विशेषकर मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, ये जो है मुकदमे का नाम है, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था, में न्याय संगत, उचित एवं तर्कसंगत प्रक्रिया के रूप में स्वीकृति दी गई है, जो कि अमेरिकी विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत के काफ़ी निकट है। कई निर्णयों जैसे यथा रंजन द्विवेदी बनाम भारत संघवाद में सम्यक प्रक्रिया का मूल तत्व अनुच्छेद 21 में सन्निहित माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही सम्यक प्रक्रिया का मूल तत्व माना है। ठीक है, ये अपने जजमेंट में दिया गया है। कौन कौन से में? मेनका गांधी बनाम भारत संघ मुकदमे में, और एक ये रंजन द्विवेदी बनाम भारत संघ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसी में विदेश यात्रा का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 में ही पसंद की शादी का भी अधिकार है। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, ये मुकदमे का नाम है, नई दिल्ली, AIR 1967, तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 1978 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में विधि द्वारा स्थापित न्याय संगत, उचित एवं तर्कसंगत प्रक्रिया के अधीन संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश जाने आने का अधिकार भी सम्मिलित है। तो विदेश आने जाने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अच्छा, ये असल में मूल रूप से संविधान में तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय दे रहा है उनमें से बातें निकल कर के आ रही हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें यदि आप
इन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दे देते हो तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ठीक है, मेनका गांधीवाद था ये 1978 का ये सुप्रीम कोर्ट में जो अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के संबंध में क्या बात कही है ये कहना चाहता है ये। तो ए दिया है इसने, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। नहीं, याचिकाकर्ता पर ये भार नहीं है। ठीक है, ये उसके प्रतिद्वंदी पर भार दिया गया है, वो सिद्ध करे। ठीक है, तो ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है ये ए। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। बाकी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है, ये भी सही है। अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है, ये भी सही है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार, ये भी शामिल है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो पहले वाला ही त्रुटिपूर्ण है। ये RAS, RTS, PCS प्री एग्ज़ाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन क्या कहते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट किसी संवैधानिक मामले में किसी अनुच्छेद का विवेचन करता है तो उसे निर्वचन कहते हैं। जो अभी शुरुआती तैयारी में होंगे शायद उनके निर्वचन शब्द समझ में ना आए तो मैंने बता दिया। के संदर्भ में यह भार याचिकाकर्ता पर नहीं है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो मुकदमा था 1978 में, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संदर्भ में यह भार याचिकाकर्ता पर नहीं है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। ठीक है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी का जो है ये जिम्मेदारी है, इसका मतलब ये है। बल्कि यह भार राज्य पर है, क्योंकि किसी मुकदमे में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें दूसरी पार्टी राज्य होती है, तो ये भार उस पर है कि वह सिद्ध करे कि ऐसी कानून की प्रक्रिया स्वेच्छाचारी नहीं है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय संगत, उचित एवं तर्कसंगत होनी चाहिए, न कि स्वेच्छाचारी, काल्पनिक या दमनकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, तो आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 में आ जाएगा, विदेश जाने का अधिकार ये भी आपका 21 में आ जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये भी मूल अधिकारों में हमने पढ़ लिया पीछे नोट्स में। ठीक है, अनुच्छेद 16, 14 और 34D को मिलाकर समाज और जो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द है आपका, उन्हें सबको मिलाकर देखने से समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो इसका वो देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या कहती है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, ये आपके सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा है उसका नाम है AIR 1995 वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार यानी आवास का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि जो आश्रय का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका मूल अधिकार है। ठीक है। न्यायालय के अनुसार इससे वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। और सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 1978 वादों में दिए गए निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक है। अच्छा, और किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित न्याय संगत, उचित और तर्कसंगत प्रक्रिया के आधार पर ही इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का भाग है, तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, AIR 1982 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत निःसृत होता है। ठीक है, जो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन को उपयुक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित एवं निगमित मौलिक अधिकार माना है। ठीक है। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय या भारत का सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे रहा है ऐतिहासिक मुकदमों में, तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें जिन अनुच्छेदों का प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है तो उनको भी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो इस ओर भी आप ध्यान दें। और दूसरी बात ये है कि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो जो निर्वचन किया गया है संवैधानिक किसी भी वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यदि आप आंसर में डालेंगे तो उससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 की सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो ये एकांतता का अधिकार, C, एकांतता का अधिकार। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतया मूल अधिकारों में नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश वाद 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 की सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज D भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के साथ पढ़ने से एकांतता या निजता के अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 की सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज D और अनुच्छेद 21 को मिलाकर एकांतता या निजता का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है। सॉरी, दब गया। चलिए दोबारा पढ़ देता हूँ। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद में 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 की सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज D भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो निजता का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि अनुच्छेद 19 की सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज D और अनुच्छेद 21 साथ मिलाकर पढ़ने से एकांतता या निजता का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने वाद
में अपने डिसीजन में कहा है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एम. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघवाद में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 14, 19 तीनों प्रभावित मानते हुए इसे स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए सभी 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। इनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। नंबर 1, स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। नंबर 2 है शीघ्र विचारण का अधिकार। नंबर 3, विधिक सहायता का अधिकार। नंबर 4, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। नंबर 5, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार। नंबर 6, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार। नंबर 7, अभिरक्षा में हिंसा और यातना के विरुद्ध अधिकार। नंबर 8, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार। नंबर 9, अच्छी एवं सुरक्षित सड़कों का अधिकार। नंबर 10, प्रतिष्ठा की रक्षा का अधिकार। नंबर 11, घायल को त्वरित चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 12, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्य परिवेश का अधिकार। नंबर 13, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त रहने का अधिकार। ठीक है, तो ये इतने सारे अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने माने हैं अपने विभिन्न निर्णयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, देखिए निजता का अधिकार हमने ऊपर पढ़ा है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंगभूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में कहा है ये। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ठीक है, IAS प्री एग्ज़ाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका है प्रश्नगत कथन अनुच्छेद 21वें भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो आ रहे हैं और उनमें जो अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर रहा है उनकी, तो इससे संबंधित आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये प्री मेंस दोनों में ही काम देंगे आपके। और जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं प्लीज़ उन पर पैनी नज़र से देखिएगा, आपको भावी परीक्षाओं में इनसे लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 63। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? ये अनुच्छेद 21 हम बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो IAS प्री एग्ज़ाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ही की बात है कि 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 24 अगस्त 2017 को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया है। इस निर्णय में निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित मानते हुए इसे संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानकर स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी व्याख्या दी है
व्याख्या में से भी कई डायमेंशन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो देख लीजिएगा। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।